18th G20 समिट जो है वो इंडिया में हुआ बिटवीन 9 to 10 सितंबर इन न्यू दिल्ली एंड इट हैज बीन परसीव्ड एज अ वेरी सक्सेसफुल G20 समिट। इसमें जो G20 कंट्रीज हैं इन पे बहुत सारे कॉमन इश्यूज पर जो है वो कंसेंसस देखने को मिला है एंड इवन दी ऑपोजिशन लीडर लाइक शशि थरूर उन्होंने भी कहा है कि दिल्ली डिक्लेरेशन एट G20 अनडाउटेडली अ डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ। तो आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोल सकते हैं कि ये काफी सक्सेसफुल समिट रहा है और उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर कंसेंसस बन गया है, जिस पे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि कंसेंसस बनेगा, लेकिन जो है वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो साथ में आए। अब इसमें वन ऑफ दीज आप बोल सकते हैं ऐसे कंटेंशियस इश्यूज क्या थे, जैसे कि आपको पता है दी वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया इज गोइंग ऑन। करंटली जो है वो वॉर चल ही रहा है और इसमें जो G20 कंट्रीज हैं इसमें सर्टेन कंट्रीज जो है वो रशिया के सपोर्टर हैं एंड सम ऑफ देम आर सपोर्टिंग यूक्रेन। तो इस बीच में क्या हुआ था कि अब एक डील है जो यूएन के द्वारा ब्रोकर किया गया था, दैट वाज कॉल्ड ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। इसमें है क्या कि जो आपका ब्लैक सी है उसके थ्रू जो कार्गोज जाते हैं, जो जनरली ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय यूक्रेन, उसको जो है वो हिंडर नहीं कर सकता है रशिया। तो ये एक डील कराया गया था कि डिस्पाइट कि आपका कैसा भी वॉर लाइक कंडीशंस है, उसके बीच में भी आपका जो ग्रेन का ट्रांसपोर्ट है दैट शुड नॉट बी हिंडर्ड। नाउ इसको G20 कंट्रीज ने भी इस चीज को सपोर्ट किया है बिकॉज दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू और आपका वॉर चल सकता है लेकिन आपको जो है ग्रेन को आप किसी कंट्री को उसके बेसिक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को नहीं रोक सकते हैं। तो इसमें जो है सारे कंट्रीज साथ आए हैं और इसको जो है अपलॉड भी किया जा रहा है। G20 के साइडलाइंस में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है और आप बोल सकते हैं कि काफी वाटरशेड मूवमेंट भी था यहाँ पर जैसे आपको पता है कि चाइना जो है वो बहुत एग्रेसिवली अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो वर्ल्ड ओवर वो पूरी तरह से डेवलप कर रहा है। उसमें उसने जो है कनेक्टिविटी रूट्स बना ली है थ्रू यूरोप। आपको पता है यूरोप तक पहुंचने के लिए थ्रू मिडिल ईस्ट जो है, सेंट्रल एशिया जो है उसने एक रूट बनाया है और इंडिया जो है इसका एक अल्टरनेटिव यहाँ पर लेके आए हैं जिसको कहा जा रहा है दैट इज कॉल्ड स्पाइस रूट, या इसको आप बोल सकते हैं मिडिल ईस्ट रूट, जिसमें गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, यूएई इन्वॉल्व है और आप बोल सकते हैं इजराइल, जॉर्डन एंड इवन यूएसए इज आल्सो गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस यूमे रूट। तो इसको जो है सब लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं कि इससे हमें क्या हुआ कि इंडिया को अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी मिलेगा यूरोप तक का और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, इसको रोकने में काफी मदद होगा। तो इसमें सारी कंट्रीज जो है वो साथ मिलकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है वो इसमें बोले हैं कि वो इस अल्टरनेटिव रूट के लिए काम करेंगे। इसके अलावा कुछ साइडलाइंस में कुछ और इनिशिएटिव्स पे जो है सहमति बनी है और जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अलॉन्ग विथ लीडर्स ऑफ सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस एंड यूएई, इन्होंने लॉन्च किया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। आपको पता है इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन एनर्जी पे ऑलरेडी काफी काम कर रखा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आपको पता है इट वाज आल्सो स्पीयरहेडेड बाय इंडिया एंड सपोर्टेड बाय फ्रांस। ये अभी तक इन्होंने काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स किया है सोलर एनर्जी में। तो अगर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी अक्सर सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली इंडिया को जो है वर्ल्ड में ये एस्टैब्लिश कर देगा कि इंडिया हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ फॉर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम लोग इसके बारे में आज देखेंगे कि व्हाट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इसके बारे में हम ये भी देखेंगे कि इंडिया ने अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव ले रखा है या फिर ये जो बायोफ्यूल का जो इकोनॉमी है ये कितना बड़ा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो अगर आप देखें इंडिया का जो है एफर्ट्स और की अचीवमेंट्स रहा है इन क्लाइमेट एक्शन, अगर हम लोग बात करें तो पीएम मोदी ने जो है COP26 जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC 26, उसमें उन्होंने कहा था कि वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अलावा जो है वी हैव क्रिएटेड अ कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए अगर आप जब भी आपको इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन अगर यूपीएससी मेंस में पूछा जाता है और इंडिया के कंट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चन आए कि क्लाइमेट एक्शन या फिर जो है सस्टेनेबल एनर्जी के लिए इंडिया ने क्या काम किया है, तो आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नाम लिख सकते हैं। अगर डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको पता है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज स्पीयरहेडेड बाय इंडिया और इंडिया जो है वो इस डायरेक्शन में लगातार काम करते आ रहा है। वी हैव नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी इंक्रीज बाय 20% इन द लास्ट 7 years। नाउ आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ एग्रेसिव मूव्स लिए जा रहे हैं, डिफरेंट पॉलिसीज लाए जा रहे हैं जिससे हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जीज जो है वो प्रमोट हो पाए। अब हम लोग थोड़ी बायोफ्यूल्स के बारे में बात करें तो ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना है इससे फायदा क्या होगा कि सबसे पहले देखिए क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री में कुछ स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। अगर सारे कंट्रीज सिमिलर स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, सर्टिफिकेशंस हुआ या फिर जो डिफरेंट ट्रेड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, अगर उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए तो इसका जो आप बोल सकते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन जो है वो बहुत अच्छा से डेवलप हो जाएगा। नाउ वंस अगर आप ग्लोबल वैल्यू चेन डेवलप कर लेते हैं आप अपने बायोफ्यूल्स के लिए, तो आप इसके लिए मार्केट भी क्रिएट कर रहे हैं। आप अगर आपको रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो उसके लिए भी काफी काम आसान हो जाता है और ओवरऑल किसी भी कंट्री में इसके प्रोडक्शन में काफी बूस्ट देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहां पर देखें, एक अंदाज लगाते हैं कि बायोफ्यूल का जो है वो मार्केट कितना एस्टिमेट आप कर सकते हैं। नाउ द ग्लोबल इथेनॉल मार्केट वाज वैल्यूड एट 99.6 बिलियन इन 2022। तो आप समझ सकते हैं अराउंड
$100 बिलियन का जो है इसका मार्केट है एंड इट इज प्रेडिक्टेड टू ग्रो एट CAGR, जो आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, ये अराउंड 5.1% बाय 2032 और ये सरपास कर जाएगा $162 बिलियन बाय 2032। नो इतना बड़ा मार्केट है और इंडिया के लिए ओपन हो जाता है अगर, तो इंडिया इसको हार्नेस कर सकता है, लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें क्रिएट किया सकते हैं और डेफिनेटली ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी में है तो हमेशा ये सस्टेनेबल भी होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और स्टैट्स देखते हैं अबाउट द ग्लोबल बायोफ्यूल मार्केट। तो यूएस, इंडिया और ब्राजील जो है वो अगर तीनों कंट्री को हम लोग मिला दें तो ये तीनों कंट्री लगभग 85% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ इसमें जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट जो कि 55% है एंड ब्राजील जो है दैट इज 27%। तो यूएस का साथ में आना और ब्राजील का साथ में आना डेफिनेटली जो है ये पुश करेगा काफी, क्योंकि ये जो है वो मेजर्स प्लेयर्स रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का ऑलरेडी प्रोडक्शन अभी बहुत ज्यादा नहीं है, अराउंड 3% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन का भी उनका शेयर है, लेकिन ओवर द टाइम अगर मार्केट डेवलप होता है इंडिया इस डायरेक्शन में काम करता है। आपको पता है अ लॉट ऑफ बायोफ्यूल रिफाइनरीज आर कमिंग इन इंडिया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद जो है अगर ये अलायंस बनता है तो इंडिया के लिए जो है वो ग्लोबल मार्केट ओपन हो जाएगा। अब हम लोग एक और एस्टिमेट देखते हैं। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अगर जो एनर्जी से रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें जो है उन्होंने कहा है कि अगर हमें अपना नेट जीरो एमिशन जो कि हमने टारगेट सेट किया है कॉप में बाय 2050 जीरो एमिशन हम लोग को अचीव करना है, तो उसके लिए हम लोग को वी हैव टू ट्रिपल द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल बाय 2030। अगर हम लोग बायोफ्यूल के प्रोडक्शन को ट्रिपल कर पाते हैं बाय 2030 तभी जाके हम लोग जो हमारा टारगेट है जीरो एमिशन बाय 2050 उसको अचीव कर पाएंगे। तो यहां पर हमने देखा कि डिफरेंट कंट्रीज आई हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में। तो यहां पर आप देख सकते हैं चाइना और ऑयल प्रोड्यूस, जैसे चाइना और डिफरेंट जो रशिया, सऊदी अरेबिया जो कि मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स जो कि ओपेक के मेंबर भी हैं, तो यहां पर ये जो है करंटली अभी इसके अलायंस के पार्टनर नहीं बन रहे। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है बायोफ्यूल से जो है इनका मार्केट थोड़ा सा डिसरप्ट हो सकता है, तो ये अभी इसको लेके काफी स्केप्टिक है। करंटली इसके ये मेंबर्स नहीं हो सकता है लेटर ऑन इनको इसमें प्रॉफिट दिखे तो हो सकता है दे कैन ज्वाइन, बट करंटली जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में जो मेजर प्लेयर्स हैं दैट इज इंडिया, यूएसए, ब्राजील। इसके अलावा बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे इटली और भी कंट्रीज जो है वो इसमें साथ में आए हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो है वो काफी क्लियर रह चुका है अपने एनर्जी नीड को लेके। आपने देखा है काफी इंटरव्यू में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो काफी ये हमेशा बोलते रहते हैं कि इंडिया का जो नीड है उसको हम लोग अपना प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग डील करेंगे। फर्स्ट मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसको हम लोग जो है अपने नीड के अनुसार जो है रीऑर्गेनाइज करेंगे। और अगर हमें कभी जैसे फॉर एग्जांपल रशिया से हमने ऑयल इंपोर्ट किया था तो उस समय काफ़ी चला था कि वी आर यू में से स्पॉन्सरिंग दी वॉर, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया था कि अगर इंडिया को नीड होगा, अगर हमें सस्ता ऑयल मिलेगा तो वी विल परचेज। बट एट द सेम टाइम आपको पता है कि ऑयल इंपोर्ट्स हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर अ एनर्जी थर्स्टी कंट्री। तो यहाँ पर क्या है कि हमें आप बोल सकते हैं कि ऑयल का इंपोर्ट हमारा लगातार बना ही रहेगा। नाउ इन केस हमें क्या करना है कि हमें कुछ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमें जो आपको पता है इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, बायोफ्यूल्स ला रहे हैं, सोलर एनर्जी ला रहे हैं, तो बेसिकली हम अपने एनर्जी मिक्स में जो है ये जो फॉसिल फ्यूल्स का जो आप बोल सकते हैं शेयर है इसको कम करने का कोशिश करें। ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं लेकिन इसको हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारे जो आप बोल सकते हैं जो इन्वायरमेंटल टारगेट्स हैं, जो क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स हैं, जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070 जो हमने टारगेट रखा है, तो ये तभी अचीव होगा जब हम इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे। आपको पता है जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था और नेशनल सोलर मिशन के बाद हमारे यहाँ जो इंस्टॉल कैपेसिटी है ऑफ जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का ये काफी इंक्रीज हुआ है। तो जब आप इस डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स लेते हैं तो डेफिनेटली आपको डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। नो वंस अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्लोबल अलायंस जो है बायोफ्यूल के लिए बनाती है या बायोफ्यूल के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इसका भी आप देख सकते हैं आगे आने वाले 3-4 साल में इसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया जो है वो सिर्फ बोलने की बात नहीं है, यहाँ पर काफी काम भी किया जा रहा है। जैसे अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने जो है क्या किया है वो टारगेट रखा है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। आपको पता है पेट्रोल में 20% हमें इथेनॉल मिलाना है। अब ये टारगेट जो था वो पहले था 2030 तक, लेकिन इसको अब कर दिया गया है, इसको अग्रेसिव टारगेट सेट किया गया है कि बाई 25-26 ही हमें 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर लेना है। तो ऑब्वियसली हमें इथेनॉल प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इसके पहले का जो टारगेट था 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो कि हमने जून में लास्ट ईयर में अचीव कर लिया है, तो हमारे यहाँ जो ऑलरेडी
है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो यूज हो रहे हैं, तो अब हमें इसको चेंज करना है टू 20%। अब अगर आप 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो इंपोर्ट्स में है आप देख सकते हैं कमी देखने को मिलेगा, और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी थोड़ा सा कम होगा। अब देखिए जो इस डायरेक्शन में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए इंडिया में, आपको पता है फर्स्ट जनरेशन रिफाइनरीज जो है वो इंडिया में काफी ज्यादा आ चुका है। अब देखिए जो इथेनॉल का जो रिफाइनरीज होता है इसको जनरेशन में बेस करते हैं, तो हम लोग थोड़ा पहले ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो बायोफ्यूल्स का कैटेगराइजेशन है ऑन जनरेशन, इसको आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन करेंटली जो आपने देखा है कि एक सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट जो है पानीपत हरियाणा में आया है, और ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल रिफाइनरी है और इसमें जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। तो डेफिनेटली इंडिया साइंटिफिकली भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर देखिए तो बायोफ्यूल्स को आप कैसे समझेंगे, तो बायोफ्यूल्स बेसिकली वैसे फ्यूल्स हुए जिनका ओरिजिन जो है वो नॉन फॉसिल हो। आपको पता है जो नॉर्मल फ्यूल्स होते हैं, जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल डीजल एटीएफ, उनका सोर्स क्या होता है, ओवर द टाइम जो है वो डेवलप होते हैं, मिलियन ईयर्स उनको लगता है डेवलप करने में, तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, दोज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब एक बार वो एग्जॉस्ट हो जाए तो उसको बनने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर इसी चीज को हम लोग थ्रू बायोमास अचीव कर ले, अगर हम लोग बायोमास के थ्रू हम लोग अगर फ्यूल्स प्रोड्यूस कर ले, तो दैट इज कॉल्ड बायोफ्यूल एंड इट इज कैटेगराइज्ड एज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बायोमास को आप कैसे डिफाइन होता है, एज ऑर्गेनिक मैटर, स्पेशली प्लांट मैटर जिससे हुआ, हम लोग देखेंगे क्रॉप से, इवन एल्गेज को भी हम लोग यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल। इसके बाद सोर्सेज की बात करें तो क्या है, जैसे ट्रीज, एनर्जी क्रॉप्स, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, फूड एंड वेस्ट रेसिड्यू, जैसे हमने डिस्कस किया। अब यहां पर देखिए हमने बात की जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, तो यहां पर जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या हुआ, आर मेड फ्रॉम शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स। मतलब वैसे बायोफ्यूल्स जिसमें आप रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल। अगर आप ये सब देखते हैं तो दीज आर दी ईटिंग आइटम्स जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग नॉर्मल हमारे डाइट में है। तो इन सारे फूड आइटम्स को अगर हम लोग यूज करके इफ वी मेक बायोफ्यूल्स, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। तो अब सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या हुआ, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल वैसे हुआ जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें हम लोग सेल्यूलोजिक बायोफ्यूल्स क्रिएट करते हैं। इसमें क्या हुआ कि आपका जो फूड क्रॉप्स नहीं है, जैसे आपका चावल, गेहूं, इससे नहीं, इसके अलावा आपके जो फाइबर्स होते हैं, प्लांट फाइबर्स होते हैं, जहां पर से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जैसे व्हीट एंड कॉर्न, वुड को यूज करके अगर हम लोग बायोफ्यूल बनाए, तो दिस इज कॉल्ड सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल। सम एग्जांपल्स ऑफ देख सकते हैं सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स का, जैसे कि बायो हाइड्रोजन, बायोमिथेनॉल, ठीक है। नाउ इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। इसमें क्या होता है, इसमें वी प्रोड्यूस बायोफ्यूल्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गे। आप एल्गेस का जो है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, या नेचुरल जो प्रेजेंट एल्गे होता है उसको भी यूज करके यू कैन प्रोड्यूस बायोफ्यूल्स। नाउ इसके बाद भी एक जनरेशन जो है वो सोचा जा रहा है अबाउट बायोफ्यूल्स, दैट इज कॉल्ड फोर्थ जनरेशन। इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल टेक्निक्स जैसे पायरोलिसिस करके, या फिर जो है इंजीनियर्ड एल्गे, आप एल्गे को जो है बायोटेक्नोलॉजी यूज करके अगर आप कुछ ऐसा एल्गे प्रोड्यूस करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बायोमास हो, तो उसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल्स। तो यहाँ पर हमने देखा देयर आर डिफरेंट जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल्स एंड वी आर करेंटली वर्किंग ऑन दी सेकंड। हमारे यहाँ जो है आपको फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स का रिफाइनरीज तो है ही, नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता है हमारे यहाँ पॉल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, खास करके जो आपको पता है पराली जो जलाई जाती है आफ्टर पैडी कल्टिवेशन इन पंजाब एरियाज, जिसके वजह से स्मॉग जो है वो हर साल फॉर्म हो जाता है दिल्ली में, ठीक है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर इन सारे जो हम लोग जिसको जला देते हैं, ये जो स्टबल्स हम लोग जला देते हैं, अगर इसको वी कैन कन्वर्ट एज अ सोर्स फॉर बायोफ्यूल्स, अगर इसको हम लोग सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल क्रिएट करने में अगर यूज कर पाए, तो इससे हमारा पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा, एट द सेम टाइम फार्मर्स को भी जो है अल्टरनेटिव इनकम का सोर्स मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो ये अलायंस होने वाला है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा इन जनरेटिंग, इन डबलिंग दी फार्मर्स इनकम एंड एज वेल एज इन इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।